कृषि द्वारा पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हमें पता है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसकी जो मेजर एक्टिविटी होती है, कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी क्या लें, मेजर एक्टिविटी क्या लें, उससे जो हमें पैसे आते हैं वो रेवेन्यू होता है। और ये पैसे कहाँ से आते हैं? जाहिर है कस्टमर से। क्यों आते हैं? क्योंकि कस्टमर को हम गुड्स या सर्विसेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज होता है, कॉलेज से पैसे आते हैं फीस की मद में। और फीस कहाँ से आती है? कस्टमर जो कि स्टूडेंट्स हैं, ये क्यों दे रहे हैं पैसे? इनको सर्विस मिलती है ट्यूशन पढ़ने की। तो कोई भी बिजनेस होगा उसकी जो कोर एक्टिविटी होगी वो जब एक बंदे को डिलीवर की जाएगी तो उसके अगेंस्ट उसको क्या मिलेगा? उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिलेंगे जो कि उसका क्या है? अच्छा, उसका क्या है? उसको सर्विस डिलीवर की गई जिसके अगेंस्ट उसने पैसे दिए। अब रेवेन्यू पहले और हिसाब से होता था, अब और हिसाब से है। 5 स्टेप्स हैं: कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन और रेवेन्यू। यानी कि कोई भी ये जो रेवेन्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कोई इन 5 स्टेप्स में से ना गुजरे। हम वन बाय वन इन 5 स्टेप्स को स्टडी करेंगे और हम अपना रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कोई सवाल जी? जी कोई सवाल? हेलो? ना सर। अरे 5वें नंबर पे क्या लिखा है? रेवेन्यू। नो सर। वन बाय वन हम करते हैं स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको मजे की बात बता दूं, यहाँ पे जो करप्ट लिखा जाएगा, अगर ये आपके जहन में चीजें सारी रहती हैं तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन या उसमें जो कोई भी कॉन्सेप्ट है वो स्किप नहीं होगा। सबसे पहले इसमें आता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार्टीज हैं, ए और बी। एक का काम है लेट से गाड़ी डिलीवर करना, इसका काम है पैसे देना। इसका मतलब इसकी ड्यूटी ये है, इसकी ड्यूटी ये, एक दूसरे की ड्यूटीज। इसका मतलब दो पार्टीज हैं, एक दूसरे की ड्यूटीज, एक की ड्यूटी दूसरे के राइट्स बन जाते हैं। किस टाइम पे ये चीज डिलीवर होनी है? कार जो है किस टाइम पे डिलीवर होनी है? जब वो डिलीवर होगी तो कितने पैसे दिए जाएंगे? ये चीजें एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करते हैं कि दो पार्टीज बैठी हैं आपस में, एक दूसरे की ड्यूटीज एंड राइट्स तय हो गए, किस टाइम पे वो ड्यूटीज डिलीवर होंगी। और उस उन ड्यूटीज में एक बंदे ने जब अपनी ड्यूटी पूरी कर दी तो जो दूसरी की ड्यूटी है पैसे देना, वो जब पूरी होगी तो हम कहेंगे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किसी भी चीज के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए उसे पांचों स्टेप से गुजारना पड़ेगा। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। हम चलते हैं आगे। मल्टीपल या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर मैं कहूं
इसको हम ऐसे करते हैं, इंटरडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, यस, नो, सिंगल, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे दो टास्क है, आपने दीवार बना के देनी है, ईंटें भी देनी है। ये याद रखिएगा, पार्टी सेम होनी चाहिए। देखिए जब जब पार्टी अलग होगी, जब जब पार्टी अलग होगी, मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे के साथ दीवार बनाने का कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, एक बंदे के साथ ईंटें खरीदने का कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, जब पार्टीज अलग होंगी फिर तो मसला ही कोई नहीं। बट ये कि दो टास्क हैं, दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर पार्टी सेम है और उसी से हमने दो काम करवाने हैं, और दूसरा काम, लेट्स ये दूसरा काम है, ये पहला काम है, दूसरा काम पहले पे डिपेंडेंट है कि भाई दीवार वो कैसे बना के देगा जब तक ईंटें नहीं आएंगी, पेंट वो कैसे करके देगा जब पेंट का मटेरियल नहीं आएगा। तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो जो टास्क है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एक्टिविटीज है, वो जो ड्यूटीज हैं, दूसरे वाली पहले पे डिपेंडेंट है, और मजे की बात ये होगा तभी पैसे मिलेंगे ना। अगर वो कह दी मैंने ईंटें दे दी मुझे पैसे दो, मैं कहूंगा भाई दीवार बना के दो, तो आपको पैसे दूसरी एक्टिविटी के बाद मिलेंगे, और दूसरी एक्टिविटी पहली पे डिपेंडेंट है। प्राइस पे कर लें, परफॉर्मेंस पे कर लें, दोनों एंगल से देखें तो दोनों ही बातें आपको समझ आएंगी। एक्चुअल में तो जब परफॉर्म होगा, जब परफॉर्म होगा क्या चीज, दूसरी एक्टिविटी, तब भी उसके पैसे ड्यू होंगे, वरना तो मेरे लिए अगर वो इंटेल आके रख देता बेकार है। इट मींस ये जो दो एक्टिविटीज हैं, दो ड्यूटीज हैं, दो टास्क हैं, अगर सेकंड वाली पहली पे डिपेंडेंट है, यस, तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एक ही पार्टी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर डिपेंडेंट नहीं फिर मल्टीपल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट टू। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट पे किसी का कोई सवाल है तो बोले देते हैं। सर बेसिकली मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा फिर जो हम किसी एक ही पार्टी से करेंगे लेकिन वो इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट। यस, नहीं एक ही पार्टी के साथ, हाँ एक ही पार्टी के साथ जब मल्टीपल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जी अब्दुल मुताल के साथ कॉन्टेक्ट करता हूँ, भाईजान मुझे दीवार बना दे, भाईजान मुझे जो है ना पंखे ला दे, भाईजान मुझे जो है टेबल ला दे। कोई काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पार्टी एक ही है। एक ही पार्टी के साथ जब आप करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा ना। एक ही पार्टी के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो उसके अंदर जो ड्यूटी है सेकंड वाली पहली पे डिपेंडेंट है, दूसरी उसी वक्त हो सकती है जब पहली कंप्लीट होगी। मतलब मैं अगर दीवार बगैर ईंटों के बनाना चाहूँ तो नहीं बनेगी ना, पहले ईंटें आएंगी फिर दीवार बनेगी। जी भाई, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट पे किसी का कोई सवाल? जी दोस्तों, नो सर। ओके। अच्छा अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
जैसे यहाँ पे पार्टी सेम थी, यहाँ पे प्रोडक्ट भी सेम है, यानी कि पार्टी तो है ही है, पार्टी तो है ही है, प्रोडक्ट भी सेम है। मिसाल के तौर पे मैं मिस्टर एबीसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भाई मुझे आपने 100 लैपटॉप देने, एबीसी के साथ रेट है 10 रुपए, इसमें से 70 उसने डिलीवर कर दिए। फिर मैं उसको कहता हूँ मजीद यार मुझे 50 और लैपटॉप देंगे। अब चूंकि एक ही पार्टी थी, पहले मैंने उसे एक प्रोडक्ट खरीदी हुई थी, इसी पार्टी से फिर वही प्रोडक्ट एडिशनली मैं मांगता हूँ। अब इसको आपने कैसे देखना है, इसको आपने देखना है ये वाला जो है वर्ड यूज होगा स्टैंड अलोन प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस, मार्केट वैल्यू या स्पेशल प्राइसेस। अगर तो स्टैंड अलोन प्राइस है, मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, तो भाई ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर स्पेशल प्राइसेस हैं आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें, जैसे यहाँ पे पार्टी सेम थी, उससे हम 2 काम करवा रहे हैं, बात ही हमारी 2 कामों की हो रही है, दूसरा काम पहले पे डिपेंडेंट है, दूसरे की परफॉर्मेंस पहले की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब दूसरा करेगा, और दूसरा काम कब होगा जब पहला हो सकता है। यहाँ पे पार्टी सेम, यहाँ पे पार्टी तो सेम है ही, यहाँ पे प्रोडक्ट भी सेम कर दी, और प्रोडक्ट पार्ट्स में, हिस्सों में, पहले 100 की बात हुई 10 रुपए पे एबीसी के साथ, फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार 50 और चाहिए। अगर तो मुझे उस वक्त लेट से कीमत है 12 रुपए, मुझे भी 12 रुपए ऑफर होता है, स्टैंड अलोन प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, तब तो ये अलग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका अलग प्रोसेस चलेगा। अगर स्पेशल प्राइस है तो जो पहले वाला है उसी को मॉडिफाई करना है, उसी को मॉडिफाई करना है। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस क्वांटिटी, ओल्ड रेट, टोटल, न्यू क्वांटिटी, न्यू रेट, टोटल। जैसे कि यहाँ पे फिर एक टोटल आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल आ जाएगा, ये टोटल अमाउंट, अमाउंट को क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे, ये जो आंसर आएगा ऑनवर्ड जो डिलीवरी है रेवेन्यू इसके रिकॉर्ड हो। इस केस में हम कर लेते हैं, इस केस में क्या होगा जी, 100 में से 70 डिलीवर हो गए, 30 पड़ेगा, 30 इंटू 10 300, मजीद 50 की बात हुई है, स्पेशल प्राइस रेट से 8 रुपए, 8 रुपए, 700 और ये 80, 700 डिवाइडेड बाई 80, जो भी आंसर आएगा ऑनवर्ड जितने यूनिट डिलीवर होंगे वो इस रेट पे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाए। जी भाई, जी दोस्तों, यस सर ठीक है। जी ये बहुत अहम है। देखें अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं समझ आया होगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा। जी दोस्तों ये बहुत अहम है, कॉन्ट्रैक्ट। देखें गेम इधर से स्टार्ट होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, इसमें जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका पूरा प्रोसेस चलेगा, 2 हैं तो 2 के प्रोसेस चलेंगे, 3 है
3 के, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से लेकर एंड तक अपना पूरा प्रोसेस करेगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि भाई सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, अपने पूरे स्टेप्स फॉलो करेगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल है, एक ही को में रखना है या दो अलग अलग बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक ही में रखना है या अलग अलग बन रहे हैं। तो भाई जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पहली बात तो ये है जब पार्टीज डिफरेंट है फिर तो सबके साथ वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है, वो तो अलग ही चल रहे होंगे। प्रॉब्लम तो ये है कि एक ही पार्टी के साथ जब आप खड़े हैं, फिर आपने सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसी पार्टी के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे तब गेम आगे चलेगी। इसीलिए कॉम्बिनेशन देख रहे हैं किस बेस पे कि भाई उस पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसकी बेस पे रेवेन्यू होगा, उसी पार्टी के साथ सेम प्रोडक्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग अलग है। तो पहला स्टेप हमारा है कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना, अगर वो आइडेंटिफाई होगा तो रेवेन्यू की तरफ जा सकते हैं। हाँ जी, क्या है, मैं जरा इसको, साहब आ गए थे सर। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस के साथ स्पेशल प्राइस भी बता देता है, देन विल मूव टू द मॉडिफिकेशन। सवाल ये है प्राइसेस वो दोनों बताएगा, किसको कौन सी ऑफर हुई है। देखें दोनों प्राइसेस देने का प्रॉब्लम नहीं है, 12 रुपए मार्केट प्राइस है, 8 रुपए स्पेशल प्राइस है। सवाल ये है इस पार्टी को ऑफर कौन सी हुई है, क्या स्पेशल प्राइस या मार्केट प्राइस। अगर आपने मल्टीपल क्वेश्चन में देखा और डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डाटा उसने दिया होता है उलझाने के लिए, हमने ये देखना है उसको ऑफर कौन सी हुई। ठीक है जानते सर, जानते सर माइक एडा वड्डा तो दिता है वो ना खोलना। यस सर ठीक है। जी बच्चों, ये जो मैंने एंड पे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताई है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये आज जो क्रक्स डिस्कस हो रहा है ये एक बड़ा ही डिमांडिंग टॉपिक है। अगर आप सिर्फ ये क्रक्स ध्यान में रख लें और हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करें, मैं गारंटी देता हूँ सवाल आना। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? ईमान। इस क्रक्स की बेस पे होते हैं सवाल। यस सर। सर ये मॉडिफिकेशन जल्दी से एक दफा दोबारा बता दो। मॉडिफिकेशन देखें, कौन किसने पूछा दोस्त? उमर। उमर। उमर भाई आप मेरे पास आते हैं, आप आते हैं जी मेरे कॉलेज में, आप कहते हैं जी सर मैंने FAR 1 पढ़नी, मैं कहता हूँ जी 10,000 फीस। ओके, आपका और मेरा, आप एक पार्टी एक मैं पार्टी, मेरी ड्यूटी क्या है FAR 1 पढ़ाना, यानी कि कॉलेज की तरफ से डिलीवर करवाना, और आपकी ड्यूटी क्या है उसके अगेंस्ट पेमेंट करना। और उस ड्यूटी की टाइमिंग है कि जी 2.5 महीने में खत्म किया जाएगा, ये हमारे दरमियान सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आप आते हो कहते हैं सर मैंने आपसे R2 भी पढ़ना है या कॉलेज से R2 भी पढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस वक्त प्राइस चल रही है लेट से 12,000, क्या आपको 12,000 ऑफर हुई है जो मार्केट प्राइस है, इसका मतलब आपका और मेरा R1 की बेस पे अलग कॉन्ट्रैक्ट है, आपका और मेरा R2 की बेस पे अलग कॉन्ट्रैक्ट है। जब R1 डिलीवर होता जाएगा उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, R2 डिलीवर होता जाएगा उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। बट अगर 12,000 है, मैं कहता हूँ यार आप पहले भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए स्पेशल प्राइस है 10,000, 11,000, 9,000, मार्केट प्राइस से कम का होना, फिर आप फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया, बैलेंस क्वांटिटी इनटू ओल्ड रेट। पिछले कॉन्ट्रैक्ट पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो रेट था वो, और उसमें जो डिलीवर होना रह गया है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा। नई क्वांटिटी कितनी है, नया रेट कितना है, वो टोटल आ जाएगा। टोटल को टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करेंगे, एक अमाउंट आ जाएगी। उस पे हम क्या कर रहे होंगे, जब जब नेक्स्ट आइटम डिलीवर होगा उस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ करेगा। आगे मैंने बताया रेवेन्यू हम इसलिए आइडेंटिफाई करें कि हर कॉन्ट्रैक्ट पहले स्टेप से लेकर एंड तक जाएगा, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किस कॉन्ट्रैक्ट में क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्या ड्यूटीज हैं जो डिलीवर होनी है, और उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। हाँ जी फैन। ठीक है थैंक यू। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये तो हम कह रहे हैं कि यार
कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल हो, मॉडिफिकेशन हो, कॉम्बिनेशन हो, जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तो हम अगले स्टेप्स पे चलेंगे। व्हाट इफ अगर कॉन्ट्रैक्ट ही एग्जिस्ट ना करे? कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट दो कंडीशन में नहीं करेगा। जो हमने ये बेसिक रूल्स रखे ये एग्जिस्ट नहीं करते, या कोई भी पार्टी किसी भी वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। इस केस में क्या होगा, यानी कि दो पार्टीज ने एक एक्टिविटी करनी है बट लीगली इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, रेवेन्यू का क्या होगा? एक बंदे ने पहला काम करना है, दूसरे बंदे ने सेकंड काम करना है। जिस दिन ये डिलीवर होगा या जिस दिन ये डन होगा उस दिन रेवेन्यू। मिसाल के तौर पे मैंने एक लैपटॉप डिलीवर करना है, उसने पैसे देने, जिस दिन पैसे दिए उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करने हैं। कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता और उसकी मैंने दो सूरतें बता दी। क्या कि भाई जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसमें से कुछ भी मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं। दूसरा क्या है, कोई भी किसी भी वक्त, दोनों में से आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिख देते हैं, कोई भी किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यहाँ पे रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा? पहला बंदा अपनी पहली ड्यूटी, यानी कि दोनों, एक बंदा अपनी ड्यूटी करेगा, दूसरा दूसरी। जिस दिन सेकंड ड्यूटी डिलीवर होगी उस डेट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया? हेलो यस सर। हेलो हेलो, और बाकी लोग? सर समझ आ गया। यस सर। हाँ जी, रेवेन्यू कुछ पल्ले पड़ने लग गए? जी सर। अच्छा, आज बस हमने दोनों खत्म करके उठने हैं, दो तीन सेशन भी हो सकते हैं, ठीक है? यस सर। मर्जी, आप लोगों की मर्जी। अगर आप लोग आज, मेरे ख्याल में सबसे कीमती सेशन आज हो रहा है, जिसमें रेवेन्यू भी है, जिसमें डेफर टैक्स भी होगा, ऐसे ही है, कह सकता हूँ। यस। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं, पीओ। इसको आप ड्यूटीज के नाम से भी याद रख सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने क्या कहा था कि हमने हर एक कॉन्ट्रैक्ट को शुरू से लेकर एंड तक जाने, इसका मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हर एक कॉन्ट्रैक्ट की सेपरेट होंगी फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगी। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि यार मैं एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, मैंने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें जिसको हम कह रहे हैं ड्यूटीज। लेट्स से सर्विसेज ड्यूटीज, क्या ये एक है? क्या ये सेपरेट है? ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा बेनिफिट। क्या उसका बेनिफिट एक साथ है तो वो एक ड्यूटी होगी, जिसको हम पैकेज के नाम से जानते हैं। अगर उनके बेनिफिट सेपरेट हैं तो ये सेपरेट ड्यूटीज है। इसको आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट।
अब हम ये कर क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तो वो डिपेंड कर रहा होगा ड्यूटीज के ऊपर। जैसे जैसे ड्यूटीज डिलीवर होती जाएंगी वैसे वैसे रेवेन्यू बुक होता जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं, देखें इसका क्या मतलब है। जब ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने 3 पीओ 3 ड्यूटीज रखी, जिसमें ड्यूटी नंबर 1 है सिम कार्ड, ड्यूटी नंबर 2 है मोबाइल, ड्यूटी नंबर 3 है कोई भी XYZ चीज। अब अगर आप गौर करें, सिम जो है मोबाइल के साथ ही यूज हो सकती है। इसका मतलब ये एक ड्यूटी है, एक पीओ है और XYZ। इसका मतलब है जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा इसमें कुल मिला के 2 ड्यूटीज हैं, एक मोबाइल और सिम देना है और दूसरा एक XYZ प्रोडक्ट देनी है। यानी कि अगर 2 चीजों का बेनिफिट एक साथ है तो वो एक ड्यूटी होगी, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा। अगर बेनिफिट अलग अलग ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी सुपर स्टोर पे कारपोर पे चले जाते हैं, मेट्रो पे चले जाते हैं, आप वहां से 10 चीजें उठा लेते हैं और 10 चीजें अलग 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 इस्तेमाल होती हैं। आपने एक जगह से शैम्पू उठा लिया, आपने साबुन उठा लिया, आपने पिज्जा उठा लिया, आपने प्लास्टिक की बाल्टी उठा ली, आपने टूथपेस्ट उठा लिया, आपने ब्रेड उठा लिया, आपने चीनी उठा लिया, आपने दाल उठा ली, डिफरेंट चीजें। क्या इनका बेनिफिट एक साथ लिया जा सकता है या अलग लिया जा सकता है? ये आप देख रहे होंगे। अगर बेनिफिट एक साथ लिया जाएगा तो वो एक ड्यूटी होगी, और अगर बेनिफिट अलग लिया जाएगा तो वो अलग ड्यूटी होगी। और मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हमने हर कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखना है। जी भाई, गलती से कुछ समझ आ गया तो बता दो। जी भाई, हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट को, समझ लिया, फिर हर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी को समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, TP, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस 4 तरीकों से हमने निकालनी है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो एक ट्रिकी और टफ एरिया है वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। ओके, इसका स्टार्ट करते हैं। नॉन कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। देखें, जब जब मैं जिंदगी में कहीं से कोई चीज जाके लेता हूँ, मुझे पता है मैं अगर दुकानदार हूं, मुझे या पैसे मिलेंगे या रिसीवेबल होगा, रिसीवेबल के बाद पैसे मिल जाएंगे। हमेशा मैं ये एंट्री करता हूँ। नॉन कैश का होता है भाई, आपको कैश नहीं मिला, कोई और चीज मिली। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप एक घर खरीद रहे हैं, आपके पास 3 गाड़ियां दे देते हैं। इट मीन्स वो चीज अपने फेयर वैल्यू पे डेबिट होगी, रेवेन्यू क्रेडिट होगा। कोई भी चीज जो कैश नहीं है बट कैश के इक्विवेलेंट है, गाड़ी दे देना, घर दे देना, मोबाइल दे देना, वॉट एवर, कोई भी ऐसी चीज, जाहिर सी बात है अगला बंदा एक्सेप्ट करेगा तब भी जो आप चीज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं किसी दुकान पे, आप कहते हैं कि यार फलानी फलानी चीज चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हो गएगा। भाई पैसों के बगैर तो नहीं। आप कहते हैं यार ये घड़ी रख लें, ये मोबाइल रख लें, फलानी चीज रख लें। इसी तरीके से बड़ी ट्रांजेक्शन में भी पैसों के अलावा कंसिडरेशन पे की जाती है। जो चीज पे की जाएगी उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब
लेट्स से गाड़ी मिलती है, गाड़ी आ जाएगी फेयर वैल्यू पे डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। देन मैं जिस चीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूंगा, जब मैं ईयर एंड पे जाऊंगा उसका फेयर वैल्यू का गेन लॉस भी रिकॉर्ड करूंगा, फेयर वैल्यू का गेन लॉस भी रिकॉर्ड करूंगा। लेट्स से मैंने 100 का ऐसा रिकॉर्ड कर लिया, साल के एंड पे 110 का हो गया। फिर वो चीज लेट्स से कोई भी एसेट है 10 से बढ़ गया और मुझे गेन आ गया 10 का, लॉस भी हो सकता है गेन भी हो सकता है। इसका मतलब जिस चीज को आप, जो नॉन कैश चीज है, उसको जब आप रिकॉर्ड करोगे आपने हमेशा उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, और जब उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे तो साल के बाद यानी कि ईयर एंड के ऊपर अगर वो चीज आपकी बुक्स में, तो जाहिर सी बात है मैंने भी एसेट लिया उससे, तो मेरी बुक्स में तो वो आ रही है, उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने फेयर वैल्यू पे लेकर जाना है। इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज है मैंने देखना है। जैसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, कोई मेरे पास अगर एसेट होता है फेयर वैल्यू पे, तो हम ईयर एंड के ऊपर उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं। इसका मतलब मैं कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, तो मेरे पास गेन या लॉस आ जाता है एग्जैक्टली वो यहाँ करेंगे तो मेरे पास गेन या लॉस आ जाएगा। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मतलब हमेशा, क्या बोला, ये रेवेन्यू, अगर आपने प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, जब जब रेवेन्यू क्रेडिट होगा तो ये एंट्री भी होगी, रेवेन्यू के साथ होगी हमेशा। जब जब रेवेन्यू यानी कि जो आपने गुड्स या सर्विसेज दी उसमें गुड्स अगर गुड्स दिए तो उसके साथ हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट आएगा, हमेशा आएगा, मतलब हमेशा आएगा। और कब, जब जब रेवेन्यू क्रेडिट होगा, रेवेन्यू किस बेस पे क्रेडिट हुआ है, कोई आपने गुड्स डिलीवर किए हैं तब रेवेन्यू क्रेडिट हुआ। जी भाई, नॉन कैश कंसिडरेशन में पहली चीज हो गई, किसी को गलती से कुछ समझ आई तो बताएं। तो एक पॉइंट है, ये जो हमें कंसिडरेशन की जगह एसेट मिलेगा तो वो हमारी बुक्स में शो हो रहा होगा ना, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज नहीं ये करेंगे। डेप्रिसिएशन वाला है तो यस, अगर जी उस पर सर, डेप्रिसिएशन होती है तो यस। ओके। एंड सर फिर एंड पे जब गेन लॉस होगा उस पर भी वो चीज़ होगी ना अप्लाई। अगर डेप्रिसिएशन हो रही है तो फिर ये रीवैल्यू हो जाएगा ना बच्चे, जी ओके सर, 16 में आ जाएगा ना। ठीक है सर। जी भाई, जी पहले पेज पे जो चीजें लिखी हुई हैं, और ये बड़े ध्यान से, ये मैं आपको मजे की बताता हूँ, पूरे FAR 2 में फेयर वैल्यू गेन लॉस रेवेन्यू से एडजस्ट होगा। यस, गेन आएगा तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लॉस आएगा तो भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, P&L में जाएगा ना। जिसपे छोटे छोटे ज्यादा पॉइंट्स है ना, कॉन्सेप्ट्स करेक्ट, दैट इज रेवेन्यू। और इन माय ओपिनियन आपके सिलेबस में अगर कोई टफ टॉपिक है तो वो रेवेन्यू है। आप लोगों को पता नहीं क्यों कंसोलिडेशन लगता है। कंसोलिडेशन एक ऐसा एरिया, अगर आपको सेट फॉर्मेट पैटर्न आता है तो मेरे ख्याल में हर कंसोलिडेशन का सवाल 80% से ज्यादा ठीक किया जा सकता है, जो कि श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। क्या ख्याल है? हाँ जी अब्दुल मुताल, क्या कहते हो? हाँ जी ईमान, क्या कहते हैं? यस सर, एक सेट फॉर्मेट तो है, इसका फॉर्मेट नहीं हाँ, है। कंसोलिडेशन में मैक्सिमम यार क्या होगा, एक एडजस्टमेंट, मैं कहता हूँ जी 2 एडजस्टमेंट, 20 नंबर का सवाल है 2 एडजस्टमेंट यार 15 नंबर, 15 नंबर से दोनों 100% आते हैं। तो वहां पे सेट पैटर्न है। और मजे की बात, जब बात करते हैं डेफर टैक्स की, डेफर टैक्स में भी एक सेट पैटर्न है। अगर वो टॉपिक आपको आता है तो उसमें भी 80% प्लस अटेम्प्ट हो सकता है वो आराम से। 2 से 3 एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही होंगी, ओके। इसी तरीके से बाकी भी जो टॉपिक है उसमें एक सेट पैटर्न है, सेट चीजें हैं, बट ये एक रेवेन्यू एक ऐसा ट्रिकी एरिया है, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत डेप्थ, इस पे अभी ग्रिप होना बाकी है, इसमें बहुत डेप्थ है, आपकी सोच है। इसमें तो वो इंग्लिश लिख लिख के आपको पागल कर देगा। आप
कोई चीज ऊपर लिख दे, कोई चीज नीचे लिख दे जिसका आपस में लिंक है, आप तो लिंक ही नहीं कर पाओगे, तो ट्रिकी है ये। इसीलिए अगर आप गौर करें तो मैं इसके अंदर हर एक पॉइंट को, मेरी कोशिश है कि मैं सामने लिख दूं। कम से कम आप ये जो सामने लिखे हुए पॉइंट्स अगर आपको आते होंगे तो फिर आप सवाल को क्रैक करने की पोजीशन में हो। एज अ टीचर मेरी ये ओपिनियन है, हर टीचर की डिफरेंट हो सकती है। मुझे ये लगता है कि FAR 2 के सिलेबस में सबसे जो मुश्किल ट्रिकी लॉजिकली वो रेवेन्यू है, उसके बाद डेफिटेक्स है, दो है। पहले नंबर पे रेवेन्यू है और ये पहले नंबर पे है। ये मेरी बुक्स में, मेरी ओपिनियन में हो सकता है बड़े बड़े लेजेंड टीचर इससे डिसएग्री करें, और ये हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं। हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है। मेरी ओपिनियन ये है कि सबसे ट्रिकी जो एरिया है आपके सिलेबस में वो रेवेन्यू है, इसलिए इसकी R1 में जगह नहीं बनती थी, ये R2 में ठीक था और R2 में ये आ गया। ठीक है, R1 जब पढ़ते होते थे बच्चों को तो डेप्रिसिएशन समझ नहीं आती थी, या रेवेन्यू क्या छड़कना समझ आना था। क्या कहते हैं? यस सर। पार्ट बी पे आते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेल्स हो गई हैं, बट अमाउंट इज रिसीवेबल। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में हम पहला एरिया देख रहे हैं, सेल्स हो गई बट अमाउंट इज रिसीवेबल। अगर ये जो रिसीवेबल है 1 साल के बाद मिलेगा, हमें पता है हमने क्या करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी। एंट्री क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और जब 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 रेवेन्यू आएगा हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंटरी भी करनी है। अगेन सेल्स हो गई, रिसीवेबल है, और रिसीवेबल यानी कि जो पैसे मिलने हैं वो साल के बाद मिलने हैं। हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। प्रेजेंट वैल्यू कि हमने रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। प्रेजेंट वैल्यू डाटा दिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू ले ली, या कैश प्राइस और क्रेडिट प्राइस गिवन होगी, कैश प्राइस या क्रेडिट प्राइस। इसका मतलब है क्रेडिट प्राइस जो साल के बाद पैसे मिलने हैं वो क्रेडिट प्राइस है, आज अगर मिले तो वो कैश प्राइस है। इसका मतलब कभी कभी ऐसा भी होगा कैश और क्रेडिट, कैश आज की वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू, जिससे हम रिसीवेबल डेबिट करेंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। अब ये जो रिसीवेबल हमने बुक किया है इसमें भी कहानी है, क्या इसमें रिसीवेबल रहना है या ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनेगा। अगर कोई कंडीशन है, यस कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कंडीशन नहीं है मींस रिसीवेबल। कि जब सेल हुई, कंडीशन है आपके ऊपर अटैच है, आपने अभी वो पूरी करनी है, तो अब रिसीवेबल डेबिट नहीं कर सकते। और रिसीवेबल डेबिट नहीं कर सकते का मतलब पैसे नहीं दे सकते। पहले आप अपनी कंडीशन पूरी करेंगे जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप कंडीशन पूरी कर लेंगे फिर आपका रिसीवेबल बनेगा। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद कंडीशन पूरी हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे, रिसीवेबल डेबिट करेंगे। इट मीन यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म कर देंगे। पैसे हमेशा रिसीवेबल के अगेंस्ट मिलते हैं। जब भी पैसे मिलेंगे रिसीवेबल के अगेंस्ट, इसका मतलब अगर कोई कंडीशन अटैच है वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, पहले वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी ताकि वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाए, और फिर आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे। अब ये जो आपने रिसीवेबल प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया, अगर आपको याद हो, हम
अनवाइंड करते थे। मिसाल के तौर पे 1 साल के बाद पैसे मिलने हैं, हम रिसीवेबल डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट इनकम या इनकम हम क्रेडिट कर देंगे। देन जब उस अमाउंट पे पहुंच जाएगा, मिसाल के तौर पे हम एक अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं 120 थी क्रेडिट प्राइस, 100 कैश प्राइस, या डाटा दिया था मैंने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी 120 की, तो मेरे पास आ गया 100। ये एंट्री हो जाएगी 100 से। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 2 साल बाद कर लेते हैं, 2 साल ये एंट्री हुई, अमाउंट 120 पे पहुंच गई। जब अमाउंट 120 पे पहुंच गई तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए जब चीज 1 साल के अंदर होती है, रिसीवेबल 1 साल के अंदर होता है, तो हम सिंपल क्या एंट्री करते होते हैं, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। देन जब आपको पैसे मिलते हैं, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। आप जो एक नॉर्मल प्रोसेस करते होते हैं वो ये है, रिसीवेबल टू सेल्स, सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री, और जब पैसे मिलते हैं तो बैंक टू रिसीवेबल। बट अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी या कैश प्राइस पे एंट्री करनी पड़ेगी। रेवेन्यू क्रेडिट हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल इन्वेंट्री आ जाएगा। अब रिसीवेबल की भी गेम है, अगर कंडीशन अटैच है तो रिसीवेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट बनेगा। जब कंडीशन पूरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट खत्म होकर रिसीवेबल बन जाएगा। अगर कंडीशन नहीं थी कोई तो सीधा सीधा रिसीवेबल होगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। जब पैसे अनवाइंड होके पूरे हो जाएंगे, देन आप पैसे रिसीव कर लोगे। ये पहला सिनेरियो है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में या टाइम वैल्यू मनी में, जब सेल्स कर दी जाती है बट अमाउंट रिसीव है। जी भाई। सर जब तक कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा तब तक हम अनवाइंड नहीं कर सकते ना? नहीं, अनवाइंड होता रहेगा। अनवाइंड तो करेंगे आप, रिसीवेबल हो जाएगा। हाँ, वो किसी भी वक्त कंडीशन पूरी होगी तो कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है आखिरी टाइम पे। ओके, बट अनवाइंडिंग हम करते रहेंगे नॉर्मल सिनेरियो में। यस यस। जी भाई। हाँ जी, दिमाग की बत्ती ऑन हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी दोस्तों, बाकी लोग इधर हैं, अफाक, अब्दुल रऊफ, जाजीब, ईमान, नुमान, उमर, सुहेब, यस सर। जोहा। यस सर। ओके जी, अगला एरिया स्टार्ट करूं? यस सर। यस। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड। जैसे सेल्स मेड थी, अमाउंट रिसीवेबल था, यहाँ पे उलट है, अमाउंट इज रिसीव्ड बट सेल्स नॉट मेड। पिछले सिनेरियो में सेल्स होगी थी, पैसे नहीं मिले, यहाँ पे पैसे मिल गए, सेल्स नहीं की, यानी कि पैसे आपने आज ले लिए, उसको चीजें 2-3 साल बाद डिलीवर करनी है। पैसे आज लिए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप कैश प्राइस को देखो, क्रेडिट प्राइस को देखो, पैसे तो आज ले लिए हैं, इसका मतलब आज की वैल्यू तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है। अब क्या एंट्री करोगे, आपने पैसे पकड़ लिए, बैंक डेबिट, और आपने पैसे पहले पकड़ लिए तो आपकी लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। और पैसे आपको मिलने हैं 1 साल के बाद। सॉरी, पैसे नहीं आपको 1 साल के बाद मिलने, आपने जो सेल्स करनी है, चीजें डिलीवर करनी है, वो 1 साल के बाद करनी है। अब यहाँ पे रेवेन्यू क्रेडिट नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री की एंट्री नहीं कर सकते। हम जैसे वहां पर रिसीवेबल को अनवाइंड कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको अनवाइंड करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। इसी तरीके से जैसे ये अगर 100 थी, 120 थी, 10 से एंट्री हो जाएगी, फिर अगले साल 10 से फिर एंट्री होगी,
लाइबिलिटी हो, अब आगे 120 पे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म करेंगे, रेवेन्यू 120 से खत्म करेंगे, और जब रेवेन्यू आएगा कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। इसका मतलब है अगर हमें पहला प्रोसेस आता है तो उसी को कॉपी कर सकते हैं किसमें, सेकंड स्टेप में, सेकंड प्रोसेस में, सेकंड स्टेज में। अगेन हमें जैसे ये वाली सिचुएशन थी, अगर लेस देन 1 ईयर है तो कोई हम अनवाइंड नहीं कर रहे होंगे, हमने पैसे लिए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, चीजें डिलीवर की, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टू रेवेन्यू, और रेवेन्यू के साथ कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। 100% वही स्ट्रक्चर, वही फॉर्मेट जैसे हमने प्रीवियस में किया, इसका और इसका भी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट की जो एक गेम थी वो एक्स्ट्रा थी। अगर आपको पहला सिनेरियो और उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप दूसरा सिनेरियो भी कर सकते हैं। ये सेकंड चीज थी किसमें, जिसमें आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। जी भाई, क्लियर। कोई इतराज? सर अगर इस सिनेरियो में वो कहे कि आफ्टर 1 ईयर हाफ गुड्स उसने भेज दिए थे, तो हम हाफ अब की रेवेन्यू। मोर देन 1 ईयर जी होता है ना, ये 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी हो सकता नहीं सर, अगर वो 1 साल के बाद कहे, 1 साल की जो फाइनेंस कॉस्ट हमने रिकॉर्ड की है उसके बाद वो कहे कि हाफ गुड्स जो थे वो चले गए, तो उस हाफ का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और लाइबिलिटीज उसको माइनस कर देंगे, तो फिर नेक्स्ट साल की है। जो जी जी, फाइनेंस कॉस्ट होगी वो हाफ हाफ लाइबिलिटी पे चार्ज होगी ना, सेम यस डेट के यस, साथ। अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट वही है ना, अपडेटेड प्रोविजन इफ्रिक 1। ओके सर। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर किसी दरमियान में वो चीज डिलीवर हो, वैसे तो जो टाइम फिक्स है उसी पे कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म होगी, बट अगर दरमियान में डिलीवर हो जाता है तो जाहिर सी बात है उतनी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, उतना रेवेन्यू बुक हो जाएगा और उतना कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि स्टॉक डिलीवर हो गया। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बचेगी अनवाइंडिंग उस पे होगी। ये रेयर होगा बट हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो टाइम डिसाइडेड है चीजें उसी टाइम पे डिलीवर होंगी, बट हो सकता है। इसलिए जैसे हमने इफ्रिक 1 में किया, अपडेटेड प्रोविजन पे हम चीजों को फाइनेंस कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि इफ्रिक 1 इज द प्रोसेस जिसमें पूरा प्रेजेंट वैल्यू लेना, अनवाइंड करना, उसका उस प्राइस का प्रोविजन का अपडेट होना, अपडेटेड प्रोविजन के साथ अनवाइंड होना, ये सारा जो अनवाइंडिंग है, प्रेजेंट वैल्यू है, ये इफ्रिक 1 में बड़े बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है। इस तरह की चीजों के लिए इफ्रिक 1 आपके जहन में 100% होना चाहिए। यानी कि मैं इफ्रिक 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली इफ्रिक 1 में जो प्रोसेस या मेथड फॉलो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी भाई, चलिए आगे। हाँ जी, यस हाँ जी, मन क्लास में सही पढ़ा है कि यहाँ पे सही पढ़ा है? सर दोनों जगह सही तो है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो गए क्योंकि सब कुछ साथ हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से इसलिए हो रहा है कि आपने पहले इसको पढ़ा हुआ है। जिसने देखें, रिवीजन बेनिफिशियल अच्छा कब होती है, मे भी। जब आपने वो टॉपिक पढ़ा हो, उसके कुछ सवाल किए हो, फिर जब आप रिवीजन करते हैं फिर आपकी चीजें लिंक होती हैं, फिर आपकी चीजें मजीद एक्सप्लेन होती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए होते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं। रिवीजन का बेनिफिट उसे ही होता है जिसने वो एक दफा पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है, हल्के फुल्के उसके सवाल किए हुए। अदरवाइज तो टीचर ही रिवीजन कर रहा होता है, टीचर ने बार बार पढ़ा के अपनी चीजें पक्की कर लेनी है, तो उसी बैठे रहना। क्या कहते हैं? चलो इसी बहाने में मुझे भी समझ आ जाएगी ना कैसे। यस सर। चले, थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। आपने अपनी लाइफ में लॉयल्टी पॉइंट्स का नाम सुना होगा। ये बेसिकली
उससे रिलेटेड। ओके, इसमें क्या करना है जी, आपने आज 100 रुपए की सेल की, क्योंकि रेवेन्यू की बात करें तो जाहिर सी बात है मैं अपनी बात करूंगा, बिजनेस मैं कर रहा हूं तो मुझे 100 रुपए मिला। इस पे मैंने 5% लॉयल्टी पॉइंट्स रखे। इसका मतलब है जितनी मैं सेल कर रहा हूं इसमें से 5 रुपए मुझे वापस आ सकते हैं, 5 पॉइंट्स वो रिडीम करने वापस आ सकते हैं। इट मीन मेरा रेवेन्यू उतने परसेंट कम होना चाहिए। अब रेवेन्यू उतने परसेंट कम हुआ है, लेट्स से कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी, वो थी 80। इन्वेंट्री तो आउट हुई है, वो पूरे से आउट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में उतना कम हो जाएगा जितना रेवेन्यू कम हुआ। 100 में से जितने कम हुआ, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं, किस तरीके से करेंगे, 5/100। हाँ, 5/100 यानी कि टोटल में से कितना परसेंट आपने निकाला, अब वो कर सकते हैं, वही कॉस्ट ऑफ सेल पे अप्लाई होगा। और यहाँ पे आ जाएगा राइट टू रिकवर एसेट चार्ज से। इन्वेंट्री तो पूरी आउट होगी ही होगी, क्योंकि रेवेन्यू कुछ परसेंटेज कम हो गया, जितने परसेंट रेवेन्यू कम होगा उतने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगा। अब लॉयल्टी पॉइंट पे क्या होता है, लॉयल्टी पॉइंट लेट्स से वो आया, उसने अवेल ही नहीं किया, मतलब वो कभी आया ही नहीं, उसने लॉयल्टी पॉइंट्स अवेल नहीं किया, तो मैंने कितनी लायबिलिटी जनरेट की हुई थी, 5 की। इसको मैं ले जाऊंगा अदर इनकम, और जो टेम्परेरी एसेट मैंने बनाया हुआ था राइट टू रिकवर एसेट, वो खत्म करके कॉस्ट ऑफ सेल वापस इंक्रीज कर दूंगा अगर वो अवेल ना करे। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, उसने अवेल कर लिया, अब वो अवेल भी 2 तरीकों से कर सकता है। एक तरीका, दूसरा तरीका। एक तरीके में पहले अगर वो अवेल करता है, जो मेरी लाइबिलिटी थी पहले तो मैं उसको खत्म करूंगा। अब उसने चूंकि अवेल कर लिया है तो रेवेन्यू, ये कॉस्ट ऑफ सेल और राइट टू रिकवर रिवर्स हो जाएगा। ये करने के बाद उसने पैसे ले लिए, तो एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, लॉयल्टी पॉइंट वो अवेल करता है और पैसे आके ले लेता है। दूसरा तरीका, लायबिलिटी खत्म होगी, रेवेन्यू मेरा क्रेडिट हो जाएगा, जितना राइट टू रिकवर किया था वो रिवर्स हो जाएगा। उसने 5 रुपए की आके चीजें ले ली, जितनी चीजें ली उतने की हम एंट्री कर देंगे। इसका मतलब है कि रिकवर वो या इस पैटर्न में आगे कर सकता है, यानी कि अवेल, या इस पैटर्न में, या वो पैसे लेगा या वो आके चीजें लेगा। पहला सिनेरियो तो वो अवेल ही नहीं करेगा, तो जो आपने क्रिएट किया था उसको रिवर्स कर दें। जब वो आके अवेल करे तो पहले दोनों जगह पे सेम एंट्री, चीजें रिवर्स होंगी। पैसे लेता है तो पैसों की एंट्री, और चीजें लेता है तो चीजों की एंट्री हो जाएगी। ये लॉयल्टी पॉइंट का कॉन्सेप्ट। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया? क्लियर सर। हम्म, चले आगे। हाँ जी, कोई सवाल? नो सर। अब हम आते हैं डी के ऊपर। डी क्या है, वेरिएबल या कंटिंजेंट कंसिडरेशन। इसमें हम 2 चीजें कवर कर रहे होंगे। नंबर 1,
डिस्काउंट दे दिया जाता है। अब याद रखिएगा डिस्काउंट हमेशा पैसे पे होता है। लेट्स से 100 रुपए की सेल है, आपने उसे 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये पैसों से। रेवेन्यू आपका पूरा रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री भी हो जाएगा। दूसरा है रिटर्न या रिफंड। आपको पता है वो रिटर्न या रिफंड कर सकता है, जैसे हमने लॉयलिटी पॉइंट के केस में किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, पैसे तो आपने ले लिए 100 रुपए, 5% आगे रिटर्न कर सकता है, वो 5% में रिफंड लाइबिलिटी बना लूंगा, और जितना मैंने रेवेन्यू कम किया है उतना कॉस्ट ऑफ सेल कम कर लूंगा, राइट टू रिकवर एसेट बन जाएगा, और इन्वेंट्री तो मेरी पूरी आउट हुई है। अब इस केस में पहला क्या काम हो सकता है, या तो वो आके रिटर्न करेगा या रिटर्न नहीं करेगा। पहले नॉट रिटर्न का कर लेते हैं। नॉट रिटर्न में जो आपने लाइबिलिटी बनाई वापस कर दें, जितना रेवेन्यू क्रिएट किया था वो रिवर्स कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल और राइट टू रिकवर भी रिवर्स कर दें, जैसे हमने रिफंड लाइबिलिटी सॉरी जैसे हमने वहां पे किया है लॉयलिटी पॉइंट्स में। अगर वो रिटर्न करते हैं, पहले तो मैं अपनी यही लाइबिलिटी क्लियर करूंगा। रिटर्न करता है, पहले मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी। अब रिटर्न का मतलब मुझे कैश देना पड़ा। जब एक्चुअल में चीजें वापस आ गई तो वो चीजें जो वापस आई हैं वो हम डेबिट कर लेंगे, और जो टेम्परेरी एसेट राइट टू रिकवर किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा रिटर्न का सिनेरियो। जी भाई, मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस खत्म होगी। हाँ जी, किसी को समझ आई? अगर आप ये 4 सिनेरियो समझ लेते हो, देखें लॉजिक के साथ में रट्टा लगाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं समझ आएगा। अगर इनको लॉजिक के साथ चलेंगे तो लॉजिक के साथ ही अच्छा हो जाए। जी भाई, It's okay. अब हम चलते हैं आगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अंडरस्टैंडिंग ले ली, हमने ट्रांजैक्शन प्राइस की अंडरस्टैंडिंग ले ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, स्टेप 4, एलोकेशन। एलोकेशन का आपने एक ही तरीका ध्यान में रखना है, वो क्या है, एक कॉलम बनाए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जितनी ड्यूटीज है वो आ जाएंगी। स्टैंड अलोन प्राइसेस, इसका मतलब जो इसकी इंडिविजुअल प्राइसेस है, इंडिविजुअल हर चीज की जो इंडिविजुअल प्राइस है वो आ जाएगी। एलोकेशन करेंगे मिसाल के तौर पे 100, 50, 20 इंडिविजुअल प्राइसेस हैं 70, और ये पैकेज में दे दिया जाता है 150। कहते हैं यार अलग अलग तो 170 बनती है, चलो मैं तुम्हें 150 का दे दूंगा। फिर इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हमने क्या करना है, हमने 100 में देखना है 100 का 170 में कितना हिस्सा है, कितने परसेंट है। मतलब जाहिर सी बात है ये इसका टोटल है, तो इसका इसमें परसेंटेज देखेंगे कि 170 में 100 कितने परसेंट है, पैकेज से मल्टीप्लाई करेंगे पैकेज प्राइस से। इसी तरीके से बाकी भी आ जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये जो प्राइसेस हैं ये एनुअल हो, ये टोटल हो,
अगर आप इंडिविजुअल पे जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आपने एक दफा टोटल से ये कैलकुलेशन कर, ये एलोकेशन का प्रोसेस है, वो बंडल्स बना के दे देता है, बंडल के एक प्राइस दे देता है, आपको चाहे इंडिविजुअल प्राइसेस, इसकी यहाँ पे टोटल में परसेंटेज पैकेज से मल्टीप्लाई करें, इसी तरीके से ये आपके पास आ जाएंगे अमाउंट। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है इंडिविजुअल प्राइसेस ढूंढने पे। इंडिविजुअल प्राइसेस ढूंढने के जो तरीके हैं, सबसे पहले है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। इसमें क्या होता है, लेट्स से के ए की प्राइस गिवन है 100, सी की भी गिवन है 20, डी की नहीं गिवन। मार्केट असेसमेंट से मतलब इसको मार्केट से देखेंगे, हमें है यार ये 40 एकड़ बैकी मिल जाती है। फिर प्लस माइनस होता है फीचर का। आप कहते हैं कि यार हमारे वाली प्रोडक्ट में 2 फीचर एक्स्ट्रा हैं और एक फीचर अगर 5 का भी लगाएं तो ये 50 हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यार बाहर 40 की मिलती है, हमारे वाली प्रोडक्ट में फीचर कम है, एक फीचर कम है और एक फीचर 5 का है, तो मार्केट से प्राइस उठाने के बाद प्लस माइनस करना है किस चीज का, फीचर्स का। ये मार्केट असेसमेंट अप्रोच है। इंडिविजुअल प्राइसेस हमने ढूंढनी है, जिसमें हमने पहले मार्केट असेसमेंट अप्रोच को देखा। दूसरा जी कॉस्ट प्लस मार्जिन। अगर आपको याद हो कॉस्ट प्लस मार्जिन क्या है, अगेन हमारे पास लेट्स से ए है, सी है, डी की प्राइस ढूंढनी, कॉस्ट प्लस मार्जिन, यानी कि उसने क्या किया होगा, उसने इसकी कॉस्ट दी होगी लेट्स से 20 है, फिर प्रॉफिट का रेट भी दिया होगा 10%। तो अगर आपको याद हो कंसोलिडेशन में हमने मार्कअप का किया था। लेट्स से मैं कहता हूं जी इक्वेशन बनाते हैं, 120 और कॉस्ट कर लेते हैं 5000। ये कीजिएगा कितने बनती है, $33.3. 833 833.3 833.3। अगर मैं कहता हूँ 5000, आप देखते हैं कितना आता है। हाँ जी 1000 1000। नॉर्मली आप ये अप्रोच यूज कर रहे हैं, बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो हमें तो पता है, हमें इस अप्रोच का भी पता है, हमें इस अप्रोच का भी। इन शॉर्ट जो हमने यूआरपी की कैलकुलेशन में एक इक्वेशन सीखी थी, वो यूज करके हम क्या कर रहे होंगे, कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, सेल प्राइस आ जाएगी, इंडिविजुअल सेल प्राइस डी की मिसिंग थी वो हम पुट कर देंगे। तीसरा तरीका होता है रेसिडुअल अप्रोच। ए 100, सी 20, अगेन डी की प्राइस हमारे पास नहीं है। वो क्या कर देता है, वो कहता है कि यार 170 टोटल है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हम इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी। इन शॉर्ट ये 3 अप्रोचेज हैं आपके सामने, किसी से भी रिलेटेड वो डाटा दे सकता है, मार्केट असेसमेंट, कॉस्ट प्लस मार्जिन
रेजिडुअल वैल्यू। इन तीनों से हमें क्या चाहिए, हमें ये इंडिविजुअल प्राइसेस चाहिए। इनकम टोटल कर लेंगे, पैकेज प्राइस गिवन होगी, ये हम इस तरीके से चीजों को ले आएंगे एलोकेशन के ऊपर। जी भाई, कोई कंफ्यूजन? सर एक तो आपने जो कॉस्ट प्लस मार्जिन का है उसमें तो अगर मार्कअप ही गिवन होगा तो फिर तो हम कॉस्ट पे करेंगे, और अगर मार्जिन गिवन होगा तो सेल्स के थ्रू करेंगे। आप ये क्यों कहा कि ज्यादा कॉस्ट पे करेंगे? अरे जो भी गिवन हो सिनेरियो में। बस जो गिवन हो ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टेप 5, रेवेन्यू रिकग्निशन। ये जो हमने प्राइस निकाली डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ चीजें फौरन एट स्पॉट डिलीवर हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल है, कोई भी चीज है, एसी है, मोबाइल है, वो फौरन डिलीवर हो जाती है। इस तरीके से कुछ सर्विसेज होती हैं, स्प्रेड हुई होती हैं ओवर, इसको कहते हैं इन टाइम या एट टाइम, इसको कहते हैं ओवर टाइम। जो चीज एट द स्पॉट डिलीवर हो, मिसाल के तौर पे मैंने मोबाइल बेचा, मैंने 7 सिम बेची, मैंने बैलेंस बेचा, अब मोबाइल और सिम फौरन डिलीवर हो जाएगी, जो बैलेंस है तो 12 महीने में चलता रहेगा। इन टाइम पे सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाते हैं उसी वक्त, ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम लैप्स होते जाता है, आप अमाउंट को टाइम पे डिवाइड करोगे, वो टाइम लैप्स होगा तो ये रेवेन्यू बुक कर लिया करेंगे। जी, कंफ्यूजन कोई? सर इसकी एक एग्जांपल दे दें टाइम लैप्स वाली की, ओवर द पीरियड। हर महीने 1000 रुपए का बैलेंस देना कंपनी, तो मैं सर्विस डिलीवर करूंगा महीने की, तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा ना। 12,000 का रेवेन्यू तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता अगर 1000 रुपए का हर महीने का बैलेंस मैंने देना है कंपनी को, यूजर को। जी बताएं। ठीक है, पकड़िए। जी सर। अच्छा जी, कुछ चीजें आएंगी प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में ये ओवर टाइम का एक है प्रोडक्शन, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड से इतने % कंप्लीट हो गया, इतने यूनिट्स बन गए, इतनी कंप्लीशन, यानी कि यहाँ पे बात होती है चीजों की कंप्लीशन की। मिसाल के तौर पर कहता जी आपने घर बनाना है और उसका रेवेन्यू बुक करना, तो रेवेन्यू बुक करने का क्या होगा, एक माइलस्टोन होता है ना, कितने % बन गया, इतने यूनिट बन गए, इतने स्टोरीज बन गई, इतना काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीशन का एक कोई ना कोई क्राइटेरिया क्वेश्चन में गिवन होगा, वरना आप क्वेश्चन देखेंगे तो आराम से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। फिर होता है इनपुट, कितनी कॉस्ट लग गई, लेट से लाख रुपया लगना था, 20,000 कॉस्ट लग गई, इसका मतलब 20% लग गई, या कितने आवर्स लग गए। इस तरीके से ये इनपुट है, ये आउटपुट है। बेसिकली ओवर टाइम में देखें ना, जब हमने कहा कि ओवर टाइम रेवेन्यू ने रिकॉर्ड होना, ओवर टाइम। अब कंस्ट्रक्शन टाइप जब कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, इसमें आपको इनपुट या आउटपुट अप्रोच पकड़नी पड़ेगी। आउटपुट ज्यादा वैसे प्रेफरेबल होती है कि कितने % बन गया, कितने स्टोरेज बन गए, कितने यूनिट्स बन गए, कितना माइलस्टोन अचीव हो गया, जो भी आपने क्राइटेरिया रखा होगा, जितना जितना वो बनता जाए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से
उठा के अब रेवेन्यू बुक करते जाए। फिर दूसरा होता है इनपुट, कितने कॉस्ट लगे, कितने लेबर आवर्स लगे, कितने मशीन आवर्स लगे, कितनी फलानी चीज लगी, कितनी फलानी चीज लगी, जिसमें प्राइम चीज होती है कितनी कॉस्ट लग गई, ये कितने आवर्स लग गए। तो ऊपर कंप्लीशन, नीचे कॉस्ट या आवर्स। तो ये ओवर टाइम में अगर प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, किस चीज की, कंस्ट्रक्शन की चीजें बनाने की, वो ओवर टाइम में आउटपुट या इनपुट मेथड पे आ रहे होंगे। और इसके साथ रेवेन्यू की डिस्कशन हो जाती है कंप्लीट। जी भाई, वही मुक गया, औखा मुक गया। वैसे अगर आप लोग गौर करो तो कितने पेज हैं, पूरे जितने टॉप के स्टैंडर्ड हैं, कितने पेज हो जाएंगे? हाँ जी मान, 2-2, 3-3, कुल मिला के 15-16 पेजेस का आपका सिलेबस है। इसमें जो चीजें आपके जहन में हो ना, इसमें जो चीजें आपके जहन में ना, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज। अब देखो ना, ये रेवेन्यू में 3 पेज है। अगर एक बंदा ये कहता है कि मैं कैफ का स्टूडेंट और फाइनल लेवल के पेपर है कैफ में, और उसमें एक टॉपिक है, अब ये 3 पेज भी जहन में नहीं रख सकते, तो फिर तो नहीं कैफ होना चाहिए, फिर तो नहीं आपका एफए टू पास होना चाहिए। क्या कहते हैं? यस सर, इंशाल्लाह होगा। सर सेकंड पेज दिखाइएगा। अरे भेज दूंगा आज सारे नोट्स, जैसे क्लास खत्म होगी ना, जितने करवाना ग्रुप में फेंक दूंगा। हाँ जी दोस्तों, होए 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 होए, शुक्र है। वो 2 घंटे ले गए ये टॉपिक। तो मेरे घर में सबसे ज्यादा इसी में टाइम लगा है। हाँ जी, किस किस को मजा आया? यस सर। किसी को भी नहीं समझ आई? हाँ जी, 1:52 हो गए हैं, ब्रेक चाहिए होगी मुझे। हिम्मत है ना? यस सर। हिम्मत है? उधर 10 लोग मैं आखिरी क्लास करा रहे हैं, नहीं करना तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। सर कितनी देर में हो जाएगा? 1 आवर? हाँ, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है सर, फिर कर लेते हैं। मेरे ख्याल उससे तो आसान है। इसकी डिस्कशन इतनी टेक्निकल, इतनी स्ट्रांग और इतनी लेंथी नहीं है। असल है कि रेवेन्यू में यार आप देखो कितनी चीजें, अगर आप देखें रेवेन्यू में, यहाँ से शुरू हुए, फिर यहाँ पे हर पॉइंट को एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हर पॉइंट पे ये इसमें पॉइंट ज्यादा है बताने वाले बेसिकली रेवेन्यू में।